हेलो स्टूडेंट्स, आरएम की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि ये आपके सेक्शन टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको इसमें जो चैप्टर्स है, जो आपकी बुक है संकल्प यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो आप देख रहे हैं ये बुक, ठीक है। ये बुक जो है आपको पूरी तरह से पूरी कंप्लीट इसका जो आपके सेक्शन है पूरा कंप्लीट कराया गया है। हिंदी का सेक्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल के, इसके साथ ही आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी प्रोवाइड की गई थी ताकि आपको पता चले कैसे आपको पढ़ना है हिंदी में, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। इस बुक से आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करवाया गया है, एमसीक्यूज भी कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए गए हैं। इसके साथ ही आपको सेक्शन टेस्ट 1 और 2 करवाए जा चुके हैं। आज आपका सेक्शन टेस्ट 3 है, तो हम ये सॉल्व करेंगे क्योंकि हम चैप्टर्स जो हैं इसके सारे अच्छे से कवर कर चुके हैं। सेक्शन टेस्ट 3 का आपको पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, जरा हम पहले प्रश्न पर गौर करते हैं। तो ये देखिए आपका पहला प्रश्न है, वर्षा विनोद किस कवि की रचना है। पहला प्रश्न रचना से पूछा गया है। रचना और रचनाकार जो आपके टॉपिक में मतलब जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है इसमें आपका ये टॉपिक जो है आना ही आना है। तो आपसे पहला प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा गया है। आप क्या बताएंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है। वर्षा विनोद जो है वो किस कवि की रचना है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुन, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्रीधर पाठक। तो यहाँ पर आपको रचना और रचनाकार वाला पाठ भी करवाया गया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो दी गई हैं बिल्कुल सीक्वेंस से, और इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से भी ऐसी ही रचनाएं दी गई हैं। तो आप इस बुक को परचेज करके उनको अच्छे से फिर से रिवीजन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्षा विनोद जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। कुतुबुन और मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी बहुत महत्वपूर्ण है इनमें से, क्योंकि इनकी रचना आपसे पद्मावत पूछी जाती है कि पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, जिस पर मूवी भी बन चुकी है, तो वो तो आप सभी को याद होगी। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है। अच्छा, जो क्रिया होती है, जैसे हमने कहा राम चला गया, राधा चली गई, राम के साथ हमने चला गया प्रयोग किया, राधा के साथ चली गई प्रयोग किया, तो किसके अनुसार बदलता है? वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, लिंग के अनुसार या तीनों के अनुसार बदलता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपको पता है क्रिया का जो रूप है वो तीनों के अनुसार बदलता है। क्यों? जैसे हमने कहा, हमने अभी लिंग के अनुसार बता दिया कि बदल गया, स्त्रीलिंग के साथ अलग प्रयोग होगी और पुल्लिंग के साथ अलग। एक वचन और बहुवचन के साथ, जैसे हमने कहा लड़का खेलता है, वहीं हमने कह दिया लड़के खेलते हैं, तब भी इसका प्रयोग अलग हुआ। वचन के साथ भी और पुरुष के साथ भी और लिंग के साथ, तीनों के अनुसार ये अलग तरह से प्रयोग होती है। कठिन का आपको बताना क्या है, एक शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं, सही विलोम बताना है। तो कठिन का विलोम क्या होगा? कठिन का विलोम बहुत ही सरल है, कठिन का विलोम आपका सरल होता है। कठिन का विलोम क्या होता है? तो कठिन का विलोम सरल होता है। सबल का क्या होता है बताइए? सबल का विलोम क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सबल का विलोम निर्बल होता है। सबल का विलोम क्या होता है? निर्बल होता है। प्रतियोगी, इसका विलोम क्या होगा? प्रतिभागी, सहयोगी, योगी या भागी। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? प्रतियोगी का विलोम क्या होता है? तो प्रतियोगी का विलोम मतलब होता है प्रतियोगी जो आपके कंपीट कर रहा हो, ठीक है, जो आपसे कंपीट कर रहा हो उसे हम कहते हैं प्रतियोगी। जो आपका सहयोग कर रहा हो तो उसे हम कहते हैं सहयोगी। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? प्रतियोगी का विलोम सहयोगी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा है? जो 4 भाषाएं दी गई हैं उनमें से आपको बताना है जो मध्यकालीन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता था। मध्यकाल में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, मध्यकाल में आपकी पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा, सबसे पहले आर्य जो है वो किसका प्रयोग करते थे? सबसे पहले आर्य संस्कृत का प्रयोग करते थे। संस्कृत के बाद कौन सी प्रयोग हुई? आर्यों के द्वारा। तो संस्कृत के बाद आर्यों के द्वारा पाली और प्राकृत का प्रयोग होने लगा था। मध्यकालीन आर्य भाषा प्राकृत और पाली दोनों होगा। दिग्गज में संधि कौन सी है? तो आप अगर दिग्गज का संधि विच्छेद करें, हमने दिग्गज का अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? तो आप सब जानते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, दिग्गज,
अब दोनों को का जो है वो गा में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी कौन सी, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। कपिसम गतिविधि लगय तोरी, कपिसम गतिविधि लगय तोरी पंक्ति में अलंकार कौन सा है। जहां पर सम सा सी से सरस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है आपको बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। जहां पर सम सा सरस जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर तुलना की जा रही है कप की, कप से तुलना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, रूपक अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाई जाए कि मेरा मन मयूर है, मतलब मन और मयूर दोनों एक ही कह दे। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण और कमल में दोनों में अंतर नहीं रखा गया, चरण ही कमल है ये मान लिया जाए तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यमक अलंकार जहां पर एक शब्द दो बार प्रयोग हो या दो से अधिक बार लेकिन अर्थ हर बार अलग दे तो वहां पर रूपक अलंकार है। जैसे इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आपने सुना है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग या खाए बोराय। मतलब एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है धतूरा। अगर सोना अधिक किसी को मिल जाए तब भी इंसान बोरा जाता है, अगर धतूरा खा ले तब भी बोरा जाता है। इसका दूसरा उदाहरण आपको बता दें, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा और घटा दो बार प्रयोग किया गया है लेकिन एक घटा का अर्थ है बादल, एक घटा का अर्थ है कम होना। तो जहां पर एक शब्द दो बार प्रयोग हो या दो से अधिक बार लेकिन अर्थ हर बार अलग दे तो वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति हो या जहां पर एक वर्ण बार बार प्रयोग हो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम, रा रावण की आवृत्ति है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जो बिना वेतन के कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, बदुआ, बेगार, स्थानापन्न या अवैतनिक। तो जो बिना वेतन के काम करता है उसको अवैतनिक कहा जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिस पर अभियोग चल रहा है उसको क्या कहा जाता है, जिस पर अभियोग चल रहा हो उसको अपराधी, आरोपी, प्रतिवादी या अभियुक्त क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा उसके लिए करेक्ट आंसर होता है अभियुक्त। जिस पर अभियोग चल रहा हो उसको अभियुक्त कहते हैं। अपराधी उसको कहा जाता है जब उस पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तब उसको अपराधी कह सकते हैं। जब तक अभियोगी पर लगाए हुए अपराध सिद्ध नहीं होते तब तक वह अभियुक्त कहलाता है, ठीक है। प्रतिवादी वो होता है जो अभियोगी के खिलाफ मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं। बाएं हाथ से कार्य करने वाला क्या कहलाता है, तो बाएं हाथ से कार्य करने वाले को सब्यसाची कहते हैं। क्या कौन सा शब्द प्रयोग होता है, सब्यसाची। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 से 13 में आपको क्या बताना है जरा ये देख लीजिए। प्रश्नों में चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें एक तद्भव शब्द है। आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। किस शब्द का, तद्भव शब्द का। तद्भव क्या होता है तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, तद्भव संस्कृत से बिगाड़ कर जो शब्द बने हैं वो होते हैं आपके तद्भव। अरिष्ट ये वाला शा किसमें प्रयोग होता है, तो ये भी हमने आपको बताया है कि ये संस्कृत में प्रयोग होता है। हल्दी, ईर्ष्या, रिक्त, यहां पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका तद्भव शब्द है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन क्या है बताइए, बी ऑप्शन जो है वो तद्भव शब्द है। क्यों, क्योंकि इसका आपका तत्सम क्या होता है, हरिद्रा, हरिद्रा तत्सम शब्द होता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव शब्द है। संधि श्रेष्ठी, शैया या सेठ, आपको पता है संधि संस्कृत का शब्द है, श्रेष्ठी संस्कृत का शब्द है, शैया संस्कृत का शब्द है, लेकिन सेठ किसका शब्द है, सेठ आपका तद्भव शब्द है। तृण, मृषा, ईर्ष्या, तिनका, तो ऋण से ऋषि वाला और ये सा जो प्रयोग हो गया ये क्या हो गया, ये तो संस्कृत के हो गए। लेकिन तिनका की बात करें तो ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। तद्भव तत्सम पहचानने के कुछ आप
आइडिया भी रखिए। जैसे ये वाले शा का प्रयोग जो है, ये शा का प्रयोग भी अधिकतर किसमें होता है? संस्कृत में होता है। इस वाले शा का प्रयोग भी संस्कृत में ही होता है। ऋण से ऋषि जो नीचे टंगता है वो भी आपका संस्कृत में ही प्रयोग किया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जिन शब्दों में ये प्रयोग हो जाए तो समझ लीजिएगा वो तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है? धोबी क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताए। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। अब कौन सा शब्द यहाँ पर क्रिया विशेषण है? धोबी कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। धोबी कपड़े साफ धोता है, धोना क्या है? क्रिया है। अब लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है? क्रिया की विशेषता क्या है ये बताना है आपको। तो आपको पता है कपड़े साफ धोता है, साफ धोना ये क्रिया की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका जो साफ है ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे पढ़ता है, पढ़ना क्या है? क्रिया है, लेकिन क्रिया की विशेषता क्या है कि वो धीमे धीमे पढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जो धीरे धीरे शब्द है ये क्या हो गया? ये आपका क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि दोनों में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से सही है? जिसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही तरीके से किया गया है, ऐसा कौन सा वाक्य है? आपको विराम चिन्ह वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया है तो आप उसको जरूर देखें। राम ने कहा मुझे यहां से जाने दो, तुम यहां कल आना। यहां पर प्रश्नवाचक के प्रयोग की जरूरत नहीं थी। मधु बोली राकेश, ईशा और मनु आए हैं। एक बात बताइए, जहां पर संज्ञा का बार बार प्रयोग हो वहां पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ना कि योजक चिन्ह का। तो ये क्या है? ये आपका गलत है। ये क्या है? ये आपका गलत है। यहां पर क्या प्रयोग होना चाहिए था? अल्प विराम का। तुम यहां कल आना, यहां पर इसका प्रयोग होना चाहिए था। मधु की बहन यहां कल आई थी। अब यहां पर बताइए क्या ए सही है या डी सही है? कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है? तो मधु की बहन यहां कल आई थी, यहां पर इसका प्रयोग की कोई जरूरत नहीं थी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है कि राम ने कहा मुझे यहां से जाने दो। ये बिल्कुल सही है। किसी के स्टेटमेंट को, कथन को हम किसमें लिखते हैं? बताइए, उद्धरण चिन्ह से उसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? यहाँ पर ये बताना है। तो आपको पढ़ाया गया था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। किसको? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखिएगा। मलिन का पर्यायवाची क्या नहीं है? तड़ित, अपवित्र, दूषित, अशुचि। शुचि मतलब होता है पवित्र, अशुचि मतलब होता है अपवित्र। अब मलिन का क्या हो गया? जो नहीं है मलिन का पर्यायवाची, वो कौन सा शब्द हो गया? बताइए। तो सबसे सरल है ये आपका। देखिए यहाँ पर अगर हम ए ऑप्शन की बात की जाए, तड़ित मतलब क्या होता है? तड़ित बिजली का पर्यायवाची है। बिजली, चपला, चंचला, ठीक है, तड़ाका, दामिनी, ये आपके पर्यायवाची है विद्युत के। ये मलिन का पर्यायवाची नहीं है। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? बिहग, अंडज, पतंग, बेहान, इनमें से कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? आपको ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, बिहान जो है ये किसी का नाम नहीं है। बिहान मतलब होता है प्रभात, ठीक है। बिहान का अर्थ होता है प्रभात। तो यहाँ पर ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। जबकि बिहग, पतंग, अंडज, अंडज मतलब जो अंडे से जन्मा हो, तो पक्षी का जन्म अंडे से ही होता है। पतंग भी पक्षी का पर्यायवाची, बिहग भी, बेहंग भी। तो ये यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन नहीं है। पंडित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ या मनुष्य। कौन सा पंडित का पर्यायवाची नहीं है? मनीषी मतलब भी पंडित होता है, विद्वान भी, प्राज्ञ भी, लेकिन मानुष मीन्स पंडित नहीं होता है। मानुष मीन्स मनुष्य का पर्यायवाची है मानुष। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सदगुरु का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। सदगुरु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सतगुरु यहाँ पर करेक्ट है। ता जो है जब गा से मिलेगा तो दा में परिवर्तित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ता का मेल जब गा से होता है तो ये अपने ही वर्ग के इसमें तीसरे वर्ण में बदल जाता है।
यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा। ये कौन सी व्यंजन संधि है? अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होता है? अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, यहाँ पर ये बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? तो ध्यान रखिएगा, अनजान, तो यहाँ पर अन, और अगर हम अलग करेंगे तो अन और जान शब्द रह जाएगा। भक्षण में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भक्षण, भक्षण में प्रयुक्त उपसर्ग जो है नहीं पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर करेक्ट है? भक्षण। जब ण प्रत्यय लगता है, ण आए किसी शब्द में तो न प्रत्यय में आएगा। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर आपका अन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। कुछ बच्चे अण मार देंगे लेकिन गलत होता है। जब शब्द में ण प्रयोग हो और प्रत्यय आपको जानना हो तो उस ण की जगह ना ही प्रत्यय में आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, मुहावरा आपको बांधना है, ठीक है। मुहावरा आपको बताना है। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाढ़ी मित्रता होना, अच्छी तरह याद होना, कसकर बांधना, आपस में बांधना। गांठ बांधना का अर्थ क्या होता है? जब हम कभी कभार बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर इसका प्रयोग करते हैं कि मेरी बात जो है वो गांठ बांध लो कि ऐसा होगा। इसका मतलब होता है, अर्थ क्या आता है कि मेरी बात को अच्छी तरह याद रखना, इसको कहा जाता है गांठ बांधना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। संगम में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो आपको पता है अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो सम धन गम होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग होगा? इसमें उपसर्ग जो प्रयोग होगा वो कौन सा है? ये वाला सम भी नहीं होगा, कौन सा होगा? इस वाले सम का प्रयोग होगा, संगम। ठीक है, तो कौन से सर्ग का कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है यहाँ पर? ध्यान रखिएगा, संगम, सम उपसर्ग होता है इसमें। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो युधिष्ठिर, अगर हम युधिष्ठिर का अर्थ पता है तो आपको पता होगा युद्ध में जो स्थिर रहे उसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो इसमें किस प्रकार का समास होगा बताइए? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताएं। बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो आपको पता है युद्ध में स्थिर कौन सा समास हो गया यहाँ पर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ गया बताइए? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समास आपको पता है बहुब्रीहि कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि में बहुब्रीहि जो है ये कौन सा समास है? अगर हम बात करें, बहुत से आपके इसमें उदाहरण दिए होते हैं, ठीक है, बहुत से उदाहरण दिए होते हैं। जैसे हमने बात कर ली दशानन की, चक्रपाण की, वीणापाण की। तो ये बताइए इनमें कौन से समास है? इन सभी में आपके कौन से समास होते हैं? इन सभी में आपका समास जो है वो होता है कौन सा? बहुब्रीहि समास। अब युधिष्ठिर की अगर बात करें तो इसमें कौन सा समास है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ये होता है युद्ध में स्थिर, या हम इसे कह सकते हैं पांडवों के बड़े भ्राता युधिष्ठिर। तो ये दो तरह से प्रयोग हो सकता है, ये दो तरह से प्रयोग हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका बहुब्रीहि भी लगाया जा सकता है, ठीक है, इसका बहुब्रीहि भी प्रयोग हो सकता है। अगर हम इस अर्थ में प्रयोग करें कि युद्ध में स्थिर रहने वाला, तब आपका तत्पुरुष होगा। लेकिन जब हम इसे इस प्रकार प्रयोग करें कि युधिष्ठिर पांडवों के बड़े भाई, तब ये बहुब्रीहि समास में प्रयोग होगा। इनमें से कौन इनमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये बताइए। बताइए, व्यंजन संधि का उदाहरण जो है वो कौन सा होगा? व्यंजन संधि का उदाहरण है निष्फल, किंचित, परोपकार। आपको पता है निष्फल, निफल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एक बार फिर से बता दें, युधिष्ठिर में तत्पुरुष समास होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बच्चे इस तरह से सोच रहे हैं कि युधिष्ठिर अगर हम पांडवों के भाई के संदर्भ में लेते हैं तब ये बहुब्रीहि हो जाता है, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है? तब ये बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लगाएंगे और बी ऑप्शन ज्यादा सही है, तो इस वजह बी को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर,
सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्ति का सही संधि विच्छेद, तो सुउक्ति, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सुउक्ति। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। कौन सी संधि है? तो उ धन उ, बन क्या गया? बड़ा उ, मतलब क्या हो गया? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। अन्न जल उठाना का अर्थ क्या होता है? बताइए, अन्न जल उठाना का अर्थ क्या होता है, ये बताना है। आर्थिक स्थिति कमजोर होना, किसी से संबंध विच्छेद होना, किसी चीज का आरंभ होना या प्रस्थान करना। तो अन्न जल उठना का मतलब होता है प्रस्थान कर देना, कि वहां से निकल जाना, वहां से चले जाना। मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है? अब आपको 4 शब्द दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें बहुब्रीहि समास है। अनुभव, अनुकूल, मुरारी या राजपुरुष। बहुब्रीहि समास के बारे में बताना है। राजपुरुष में कौन सा समास है? तो राजपुरुष में कर्मधारय समास है। ठीक है, राजपुरुष में कौन सा समास है? बताइए। राजपुरुष में कर्मधारय भी हो सकता है कि पुरुष जो भाई राजा है, या हम इसे राजपुरुष को क्या कह सकते हैं? तत्पुरुष समास। अनुकूल, अनुभव, ये कौन से समास है? बताइए, ये कौन से समास है? तो ये आपके अव्ययी भाव समास है। लेकिन हमने बात की है बहुब्रीहि समास की। मुरारी, मुरारी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। और जहां पर तीसरा पद प्रधान हो जाए वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुत बार बताया गया है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उनको हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? उनको संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द जो हैं वो विशेषण कहलाते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। उपसर्ग वो होता है जो शब्द के पहले प्रयोग करके शब्द को विशेष बना देता है। अव्यय वो होता है जो अविकारी शब्द है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मोहित नैनीताल से लौटा है, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मोहित नैनीताल से लौटा है, अब भूतकाल का ये कौन सा प्रकार है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। अब मोहित नैनीताल से लौटा है ये कंफर्म है, लेकिन अभी लौटा है या थोड़ी देर पहले लौटा था या 4 दिन पहले लौटा है ये कंफर्म नहीं है। तो ये क्या हो जाता है? ये आपका आसन्न भूत में जाता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं ये बताइए। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? तो आपको बता दें, यहाँ पर काव्य में आपके 9 रस माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। भरत मुनि के अनुसार 8 रस है, काव्य के अनुसार 9 रस है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। अब आपका ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये पैराग्राफ क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको बहुत सारे पैराग्राफ जो हैं वो करवाए जा चुके हैं। अब आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप जो है वो ये बुक परचेज करेंगे। ठीक है, आप ये बुक परचेज करेंगे। और बुक परचेज में आपको एक चीज याद रखनी है कि बहुत जरूरी है ये आपके लिए बुक। इसमें बहुत सारे गद्यांश करवाए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यू वगैरह हैं। तो आप इसको जरूर परचेज कीजिए और अपनी तैयारी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की अरिहंत के साथ बेहतर बनाइए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।